वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ओप्स की यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 एंड 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। ये हमारा सिलेबस है जिसमें हमें जावा के न्यू फीचर्स पढ़ने हैं। ये पूरी सिलेबस में ही हमारे इस चैप्टर 3 के पूरे सिलेबस में ही हमारे जावा के फीचर्स हैं कुछ जो हमें पढ़ने हैं। तो पहले हम देखते हैं जावा न्यू फीचर्स। Java regularly adds new features to improve performance, readability, security and developer productivity. Java जो है वो रेगुलरली कुछ अपने न्यू फीचर्स ऐड करती रहती है ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस, रीडेबिलिटी और सिक्योरिटी मेंटेन कर सके या इम्प्रूव कर सके। ये बताता है कि जावा 8 में कौन सा न्यू फीचर ऐड हुआ था। जावा 8 हमारा वर्जन है। जावा 8 में हमारा लैम्डा स्ट्रीम एपीआई ये ऐड हुआ था। जावा 9 में मॉड्यूल्स और जे शेल आया था। उसके बाद जावा 10 में कीवर्ड, जावा 11 में एचटीटीपी क्लाइंट, 14 में रिकॉर्ड स्विच एक्सप्रेशन, 15 में सील्ड क्लासेस, 16 में रिकॉर्ड्स एंड 17 में एलटीएस और सील्ड क्लासेस, 21 में वर्चुअल थ्रेड्स एंड पैटर्न मैचिंग। ये हमारे वर्जन्स हैं और ये इसके की फीचर्स हैं। हम इन की फीचर्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इन जो हमारे सिलेबस में है वो यही की फीचर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग अप विद न्यू फीचर्स, कि हमें क्या इम्पोर्टेंस है कि हम अपने जावा के न्यू फीचर्स को ऐड करें या उनको अपडेट करते रहें। तो पहला होता है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर हम कोई भी एक न्यू फीचर ऐड कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव्ड होगी एंड हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी, हमारी सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी एंड वो हमारा जो कोड है उसकी रीडेबिलिटी को मेंटेन करेगा। ये हमारी इम्पोर्टेंस होती है कि हम न्यू फीचर्स को ऐड करते हैं। अब हम 1 बाय 1 जावा 8 के फीचर्स पढ़ते हैं। अभी हमें पहले जावा 8 के फीचर्स पढ़ने हैं कि जावा 8 के अंदर कौन कौन से आते हैं, फिर 9 के पढ़ेंगे, 10 के, 11 के, ऐसे 1 बाय 1। तो अभी हम पहले टॉप जावा 8 के फीचर्स पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में जावा 8 के फीचर्स जो हैं वो 7 यहाँ तक जो है हमारे जावा 8 के फीचर्स हैं, ये डी कोड तक। तो मैंने 1 बाय 1 लिखा है कौन कौन हमारे सिलेबस में है। लैम्डा एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस में है, फंक्शनल इंटरफेस, स्ट्रीम एपीआई, डिफ़ॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, बेस 64 एनकोड एंड डिकोड और मेथड रेफरेंस। ये हमारे जावा 8 के फीचर्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें रीड करने हैं। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन से। लैम्डा एक्सप्रेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8। जो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है वो कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, 8 वर्जन में, एज ए की फीचर टू सपोर्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये किस लिए हुआ था, इसका जो की फीचर्स था वो क्या था कि ये सपोर्ट करेगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग को। ए लैम्डा एक्सप्रेशन इज ए शॉर्ट ब्लॉक ऑफ कोड दैट टेक्स इनपुट एंड रिटर्न्स अ रिजल्ट। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, एक शॉर्ट ब्लॉक है कोड का, ठीक है, जो कि इनपुट लेगा और रिजल्ट को रिटर्न करेगा। लिखा हुआ है ना, ए लैम्डा एक्सप्रेशन इज ए शॉर्ट ब्लॉक, एक शॉर्ट ब्लॉक है ऑफ कोड दैट टेक्स इनपुट एंड रिटर्न्स अ रिजल्ट। इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट फंक्शनल इंटरफेस। ये किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि फंक्शनल इंटरफेस को क्या कर सकें, हम इम्प्लीमेंट कर सकें। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस विद ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। मेन क्या है कि ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, ताकि हम फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकें। और हमारा फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। क्या देखते हैं, अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटेक्स क्या होता है। पहले पैरामीटर 1 होता है, जो भी देना है हमें इनपुट, पैरामीटर 2 होगा और उसके बाद ये एरो साइन से डिनोट होगा। उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमें बॉडी देनी है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, हमें पैरामीटर 1 दिया ए, पैरामीटर बी 2 दिया बी, और हमें क्या देना है, हमें इन दोनों का सम, बॉडी के अंदर इन दोनों का सम प्रिंट कराना है, तो ए प्लस बी, और हम बीच में किससे डिनोट करते हैं, एरो से। ये हमारा होता है लैम्डा एक्सप्रेशन, जो कि जावा 8 का एक फीचर है जो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। 2 मेन पॉइंट जरूर याद रखने हैं कि ये जावा 8 का फीचर है और ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। देन इसका सिंटेक्स और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पैरामीटर है A1 है ए, बी पैरामीटर 2 है, एरो से डिनोट करा, और ये इसकी बॉडी है कि हमें ए और बी का सम प्रिंट कराना है। दिस इज ए लैम्डा एक्सप्रेशन दैट टेक्स 2 पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स ले रहा है ए एंड बी, एंड रिटर्न्स देयर सम, और सम को रिटर्न कर रहा है।
लैम्डा एक्सप्रेशंस मेक जावा कोड मोर कंसाइज एंड रीडेबल। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या कराता है, हमारे जावा कोड को मोर कंसाइज बनाता है और रीडेबल बनाता है बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर बॉयलर प्लेट कोड। और जो हमें बॉयलर प्लेट कोड की नीड होती है उसको ये एलिमिनेट कर देता है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए फुल क्लास और इंटरफेस implementing for a task such as threading or event handling, you can use a simple lambda expression। हम इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एक फुल क्लास को या फुल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने की जगह किसी टास्क के लिए, जैसे हम थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं और इवेंट हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, हम सिंपली उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल होता है। हमें उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन का। ये बेनिफिट्स है लैम्डा एक्सप्रेशन के, कंसाइज कोड को कंसाइज करेगा, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, मॉडर्न एंड एक्सप्रेसिव जावा कोड, इसके अंदर मॉडर्न कोड आएगा और एक्सप्रेसिव जावा कोड आएगा, सपोर्ट्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये तो मेन ही पॉइंट है इसका कि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। लैम्डा एक्सप्रेशन मेक जावा सिंपलर, शॉर्टर एंड मोर पावरफुल। जो लैम्डा एक्सप्रेशन है वो जावा को क्या बनाता है, सिंपलर बनाता है, शॉर्टर बनाता है और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर राइटिंग क्लीन एंड मॉडर्न कोड। ये किस लिए यूज़फुल है, ताकि हम अपना जो कोड है उसको मॉडर्न तरीके से लिख सकें और क्लीन लिख सकें। तो ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है, ये हम लिख के आ सकते हैं पूरा लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड फीचर है फंक्शनल इंटरफेस। ए फंक्शनल इंटरफेस इन जावा इज एन इंटरफेस दैट हैज़ ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फंक्शनल इंटरफेस कौन सा इंटरफेस होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। इट कैन हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड तो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। इसको हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं फंक्शनल इंटरफेस की। मस्ट हैव एग्जैक्टली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अभी बताया कि इसके अंदर क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड, और इसके अंदर जो है कितने भी नंबर हो सकते हैं डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड के। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। @ फंक्शनल इंटरफेस, इंटरफेस का नाम लिखेंगे माय फंक्शनल इंटरफेस। ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस का नाम लिखेंगे। अब इसके अंदर वॉइड डू समथिंग, ये क्या है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पे @ फंक्शनल इंटरफेस क्या है, ये ऑप्शनल है। फंक्शनल इंटरफेस इज ऑप्शनल, लेकिन अगर ऑप्शनल है तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं ताकि ये हेल्प करे कि मिस्टेक्स को कैच करने में। ये जो हमने यूज़ करा है @ फंक्शनल इंटरफेस, ये हेल्प करता है टू कैच मिस्टेक्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है @ फंक्शनल इंटरफेस इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। और ये क्या करता है, फंक्शनल इंटरफेस हेल्प्स टू कैच मिस्टेक, ये हेल्प करता है कि मिस्टेक्स को कैच करने में। ये इंटरफेस है, ये उसका नाम है इंटरफेस का। ये हमारा एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड आएगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। वैन टू यूज़ फंक्शनल इंटरफेस। अच्छा, हमने अब ये तो पढ़ लिया कि फंक्शनल इंटरफेस होता क्या है। ये वो होता है जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और मल्टीपल डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड हो। लेकिन इसका यूज़ कब करते हैं हम, वैन टू यूज़ फंक्शनल इंटरफेस वैन यू नीड टू पास लॉजिक एज डेटा। पहला पॉइंट है, हम इसका तब यूज़ करेंगे जब हमें लॉजिक पास कराना हो, ठीक है। दूसरा, वैन वर्किंग विद स्ट्रीम API, जब हम स्ट्रीम API के साथ वर्क करते हो, ये हम पढ़ेंगे अभी। ये स्ट्रीम API होता क्या है। इन इवेंट हैंडलिंग, हम इवेंट हैंडलिंग में भी यूज़ करते हैं, जैसे हमें बटन क्लिकेबल बनाने हैं, बटन बनाने हैं, इन सब में। फॉर शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, मैपिंग डेटा, शॉर्टिंग के लिए, फिल्टरिंग के लिए और डेटा को मैप करने के लिए। और हम कब यूज़ करेंगे, इन मल्टी थ्रेडिंग में। अब हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स कैसे होता है। ये पब्लिक है इंटरफेस और यहाँ पे इंटरफेस का नेम लिखा। अब हमने वॉइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एक ही बनाना है तो हमने वॉइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। डिफ़ॉल्ट वॉइड डिफ़ॉल्ट मेथड हम कितने भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एक ही यूज़ करा है, डिफ़ॉल्ट वॉइड डिफ़ॉल्ट मेथड। सिस्टम डॉट आउट, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट मेथड, ये कौन सा मेथड है, डिफ़ॉल्ट मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ये सिंटेक्स होता है फंक्शनल इंटरफेस का। हमारे दो जावा के जो हमारे फीचर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम थर्ड फीचर पढ़ते हैं, मेथड रेफरेंस, कि मेथड रेफरेंस क्या होता है।
Reference is a feature introduced in Java 8 as part of the language functional programming enhancement. जो हमारा मेथड रेफरेंस है वो भी एक फीचर है Java 8 का। ये भी हमें क्या प्रोवाइड कराता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एनहेंसमेंट। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। It provides a convenient way to refer to a method without executing it. ये क्या करता है, ये कन्वीनियंट वे है जो कि रेफ़र करता है एक मेथड को बिना एग्जीक्यूट करें। हमें वो मेथड एग्जीक्यूट नहीं करना और वो उसको रेफ़र कर देगा। इंस्टीड ऑफ राइटिंग ए लैम्डा एक्सप्रेशन दैट जस्ट कॉल्स एन एग्जिस्टिंग मेथड। हमें लैम्डा एक्सप्रेशन लिखने की जगह पर सिर्फ उस एग्जिस्टिंग मेथड को क्या करना है, कॉल करना है। इसका पर्पज़ क्या होता है, द मेन पर्पज़ ऑफ मेथड रेफरेंस इज़ टू मेक कोड मोर कंसाइज एंड रीडेबल। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग एन एंटायर लैम्डा एक्सप्रेशन टू कॉल ए मेथड यू कैन डायरेक्टली रेफर टू द मेथड यूजिंग इट्स नेम। हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली बिना लैम्डा एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करें, हम डायरेक्टली उस मेथड को कॉल करेंगे उसके नेम से और ये अपना वर्क कंप्लीट करेगा। जैसे ये डिफाइन कर रहा है मेथड रेफरेंस, इसका नेम ही है मेथड रेफरेंस, तो इसका वर्किंग क्या होगा, सिंपली इसमें क्या होगा, हमें कोई लैम्डा एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं करना, हमें सिर्फ वो मेथड को कॉल करना है डायरेक्टली उसके नेम से। जैसे सिंटैक्स है क्लास नेम, डबल रेशो के साइन और मेथड नेम। दिस सिंटैक्स इज सिमिलर टू कॉलिंग ए मेथड बट विदाउट पैरेंथेसिस। सिमिलर है जब हम नॉर्मली जावा में मेथड को कॉल करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पैरेंथेसिस नहीं होंगे। ठीक है। इट टेल्स द कंपाइलर यूज दिस मैथड व्हेन एवर द फंक्शनल इंटरफेस मैथड इज इन्वोक्ड। कि ये सिर्फ कंपाइलर को बताता है कि इस मैथड को यूज़ करो जब भी फंक्शनल इंटरफेस को इसकी ज़रूरत हो। फिर जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली मैच करेगा उसके रेफरेंस मैथड से और कंपाइलर खुद उसकी वर्किंग को कंप्लीट करेगा। इट टेल्स द कंपाइलर यूज दिस मैथड व्हेन एवर द फंक्शनल इंटरफेस मैथड इज इन्वोक्ड। द कंपाइलर ऑटोमेटिकली मैचेस द रेफरेंस मैथड। कंपाइलर ऑटोमेटिकली मैच करेगा विद द फंक्शनल इंटरफेस मैथड, अपने फंक्शनल इंटरफेस मैथड के थ्रू। ठीक है, ये मेनली वर्किंग होती है इसकी। ये हमारा मेथड रेफरेंस है। इसमें क्या है, ये क्या करेगा, ये मेथड रेफरेंस बिना एग्जीक्यूट करे हमारा जो मेथड है बिना उसको एग्जीक्यूट करे ये मेथड को कॉल करता है। इसमें हमें लैम्डा एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली मेथड को कॉल करेंगे उसके नेम से और जो हमारा कंपाइलर है वो उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मैच करेगा रेफरेंस मेथड को उसके फंक्शनल मेथड से। ये इसकी मेनली वर्किंग है। और ये क्लास नेम, ये इसका सिंटैक्स है डबल रेशो और मेथड नेम। अब हम इसको यूज़ कब करेंगे, व्हेन टू यूज़ मेथड रेफरेंस। यूज़ मेथड रेफरेंस व्हेन द मेथड यू आर पासिंग इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। जो हम मेथड पास कर रहे हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि वो पहले से अगर हम किसी मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी डिफाइन होगा तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, व्हेन यू आर पासिंग इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। जब हम पास कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी डिफाइंड है। यू आर नॉट मॉडिफाइंग द पैरामीटर्स। जब सेकेंड पॉइंट हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम किसी पैरामीटर को मॉडिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि सेम होता है मेथड नेम के। सिर्फ एक डिफरेंस होता है क्या कि हम सिंपल मेथड जब कॉल करते हैं उसमें पैरेंथेसिस होते हैं, लेकिन हम इसको कॉल करते हैं विदाउट पैरेंथेसिस। मेथड रेफरेंस आर लाइक लैम्डा एक्सप्रेशन बट इवन शॉर्टर। ये सेम लैम्डा एक्सप्रेशन के जैसे ही होता है लेकिन ये और शॉर्टर होता है। यूज़ दैम व्हेन द लैम्डा जस्ट कॉल्स एन एग्जिस्टिंग मेथड। हम इसको यूज़ कर सकते हैं सिर्फ क्या करने के लिए, जब हमारा एग्जिस्टिंग मेथड हो ऑलरेडी और हम उसे क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने ये पब्लिक क्लास बनाई है डेमो, ये हमने मेथड बनाया है डिस्प्ले और प्रिंट करा लिया इंस्टेंस मेथड कॉल। यहाँ पे सिंपली एक मेथड कॉल करा इंस्टेंस मेथड। अब हमने मेन बनाया, मेन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा डेमो और हमने क्या करा, ये मेथड रेफरेंस है हमारा रनेबल आर इक्वल्स टू। ये हमारा क्या हो गया, मेथड रेफरेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डबल रेशो और डिस्प्ले ये हमारा क्या है, ये मेथड रेफरेंस है। ये मेन के अंदर ही कॉल होगा। आर डॉट रन, ये क्या हुआ, कॉल्स करा हमने आर यानी कि हमारे जो रनेबल है उसको कॉल करा और हमारा क्या होगा, ये मेथड रेफरेंस का एग्जांपल हो गया। सिंपली हमें मेन के अंदर ही क्या करना है, मेथड रेफरेंस को कॉल कराना है और जो हमारा क्या होगा इंस्टेंस मेथड होगा वो हम किसी भी मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं।
फोर्थ हमारा जो फीचर है वो है स्ट्रीम एपीआई। द स्ट्रीम एपीआई इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8, ये भी एक जावा 8 का ही फीचर है। इज़ ए मेजर एडिशन टू द जावा प्रोग्रामिंग, इसका भी एक मेजर रोल है या मेजर एडिशन है जावा प्रोग्रामिंग में। इट अलाउज डेवलपर्स टू प्रोसेस कलेक्शंस लाइक लिस्ट, सेट एंड, ये क्या है, ये डेवलपर को हेल्प करता है कि जो वो प्रोसेस कर सके, जैसे उसने लिस्ट के थ्रू, सेट मतलब कि जो हमारा लार्ज डेटा होगा ना उस पर वो वर्क करे या उसको वो प्रोसेस करे, रैदर देन यूजिंग लूप्स और इंटरफेसेस। लूप्स और या फिर आइट्रेटर्स को यूज़ करने की जगह पे क्योंकि ये क्या हो जाता है, अगर हम आइट्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, लूप्स का यूज़ करते हैं तो कभी कभी ये हार्ड हो जाता है मैनेज करने के लिए। लेकिन जो हमारी स्ट्रीम एपीआई है वो हमें क्लीन और फ्लुएंट अप्रोच देती है। पहले फ़िल्टर कराएगी, मैप करेगी, शॉर्ट करेगी और कलेक्ट कर देगी डेटा को। यूज टू प्रोसेस कलेक्शंस लाइक लिस्ट, सेट, एरे इन ए फंक्शनल वे, ये क्या करेगी, ये किस लिए यूज़ होता है, ये प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है कलेक्शंस को। जैसे कलेक्शन किसका हो गया, लिस्ट का हो गया, सेट का हो गया या एरे का हो गया। ए स्ट्रीम इज़ लाइक ए पाइप थ्रू विच डाटा फ्लोज। स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम एक किसकी तरह है, सबसे पहले क्या होगा, डेटा होगा, डेटा फिल्टर होगा, फिल्टर के बाद वो मैप होगा, मैप के बाद शॉर्ट होगा और शॉर्ट के बाद उसको कलेक्ट करेंगे। ये स्ट्रीम एपीआई का एग्जांपल है। क्या मेनली क्या है, ये लार्ज डेटा पे, सेट पे वर्क करता है। ये क्या, इसका मेन वर्क क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं, हमारा जो कलेक्शन है उसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि लूप्स और आइट्रेशंस कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, हार्ड हो जाता है मैनेज करने के लिए। जो हमारा स्ट्रीम एपीआई है वो एक क्लीन और फ्लुएंट अप्रोच प्रोवाइड करता है, जो कि सबसे पहले डेटा है, डेटा को फिल्टर करेगा, मैप करेगा, शॉर्ट करेगा एंड देन कलेक्ट करेगा। ये है स्ट्रीम एपीआई। अब हम देखते हैं स्ट्रीम एपीआई के टाइप्स क्या होते हैं। स्ट्रीम एपीआई के दे आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इज स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स में 2 टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, टर्मिनल ऑपरेशंस। इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या होते हैं, जो रिटर्न करे किसी अनदर स्ट्रीम को। हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ऊपर शॉर्ट में लिख दिया कि लर्न करने के लिए। ये कैसे होता है, जो रिटर्न करे किसी अनदर स्ट्रीम को। लेकिन टर्मिनल ऑपरेशन क्या होते हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इंटरमीडिएट ऑपरेशन अदर से फ़िल्टर करना, क्योंकि किसी कोई और स्ट्रीम दे दी ना उन्होंने, फ़िल्टर करके डेटा को, या फिर मैप करना, शॉर्ट करना, ये सब किसके अंदर आता है, इंटरमीडिएट के अंदर। टर्मिनल के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर ईच हो गया, कलेक्ट हो गया, काउंट हो गया, हमने काउंट करा और डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया कि ये काउंट करके आया। आर यूज टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। व्हेन ए टर्मिनल ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड द एंटायर स्ट्रीम पाइपलाइन इज़ प्रोसेस्ड एट वंस। जब टर्मिनल ऑपरेशन यानी कि ये जब एग्जीक्यूट होगा तभी हमारा जो एंटायर स्ट्रीम पाइपलाइन है वो एक ही बारे में क्या हो जाएगा, प्रोसेस्ड हो जाएगा। अब हमने देख लिया कि इसमें क्या होगा, फ़िल्टर होगा, मैप होगा, शॉर्ट होगा, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, काउंट करेंगे, फॉर ईच का यूज़ करेंगे, कलेक्ट का यूज़ करेंगे। ये हमें रिटर्न कर रहा है किसी अनदर स्ट्रीम को, लेकिन ये प्रोड्यूस कर रहा है डायरेक्ट हमारा रिजल्ट। तो हम मेथड के क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर करने के लिए एलिमेंट्स को, मैप का, ट्रांसपोर्ट या फिर मैप करने के लिए हर एलिमेंट को, शॉर्टेड का, अगर हमें एलिमेंट शॉर्ट करने हैं तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, शॉर्टेड मेथड का। अगर हमें लिमिट देखनी है नंबर ऑफ़ आइटम्स की या फिर उन्हें पुट करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, लिमिट का। फॉर ईच का हमें पता है कि हम लूप के लिए यूज़ करते हैं, एंड काउंट का एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए। डिफ़ॉल्ट मेथड, ये भी किसका फीचर है, जावा 8 का। इन जावा 8 द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट मेथड्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अलाउ डेवलपर्स टू ऐड न्यू फीचर्स, मेथड्स टू इंटरफेस विदाउट ब्रेकिंग द क्लासेस। डिफ़ॉल्ट मेथड का किस लिए यूज़ करते हैं, ये भी हम सबसे पहले लिख के आ सकते हैं कि जावा 8 का फीचर है। ये भी क्या करता है, रीडेबिलिटी को मेंटेन करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर हम लिख के आ सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ये था, ये डेवलपर्स को क्या करता था, न्यू फीचर्स प्रोवाइड कराता था बिना क्लासेस को ब्रेक करे। ये क्या करता था, ये डेवलपर्स को न्यू फीचर्स प्रोवाइड कराता था बिना क्लासेस को ब्रेक करे, विदाउट ब्रेकिंग द क्लासेस। मेन पॉइंट ये है डिफ़ॉल्ट मेथड का। बिफोर जावा 8 इफ़ यू वांटेड टू ऐड ए मेथड टू एन इंटरफेस, जब जावा 8 के वर्जन से पहले अगर हम किसी मेथड को, इंटरफेस को ऐड करना चाहते हैं इंटरफेस में, तो हमें क्या करना पड़ता था, ऑल इम्प्लीमेंटिंग क्लास हैड टू प्रोवाइड एन इम्प्लीमेंटेशन। हमें हर इम्प्लीमेंटिंग क्लास को क्या, एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराना पड़ता था उस मेथड के लिए, विच कुड ब्रेक एग्जिस्टिंग कोड, जिसके थ्रू हमारा जो पिछला कोड है यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग कोड है वो क्या हो जाता था, वो ब्रेक हो जाता था।
इट वॉज अ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड फॉलोड बाय द मेथड नेम। इसमें क्या होगा कि ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करेगा मेथड नेम को फॉलो करने के बाद या पैरामीटर को। एंड ए मेथड बॉडी एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में हमारी मेथड की बॉडी आएगी। सिंपली क्या है, पहले जब जावा 8 नहीं था तब क्या था कि ये मेथड को क्या करना चाहता था, ऐड करना चाह रहे हैं हम किसी मेथड को किसी इंटरफेस में, तो हमको क्या करना पड़ता था, हर इम्प्लीमेंटेड क्लास को प्रोवाइड कराना पड़ता था इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि पूरा कोड दोबारा से लिखना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारा एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक हो जाता था। लेकिन जैसे ही हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट मेथड आएगा, जो हमारी ये प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई और इसने इसको क्या बना दिया, मोर कंसाइज बना दिया हमारे, और प्रोडक्टिविटी भी हाई हो गई। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड का। ये भी मेन पॉइंट है कि ये क्या यूज़ करता है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। ठीक है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस का नाम आ गया यहाँ पे। ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है तो डिफ़ॉल्ट है यानी कि डिफ़ॉल्ट मेथड है। डिफ़ॉल्ट वॉइड साउंड, तो ये क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट मेथड हो गया वॉइड साउंड। इसके अंदर हमने प्रिंट करा दिया एनिमल मेक्स ए साउंड। तो ये क्लास है, ये क्लास का नाम है डॉग, जो हमने न्यू बनाई है। इम्प्लीमेंट किसको कर रहा है, ये हमारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये एनिमल नहीं आएगा यहाँ पे इंटरफेस का नेम आएगा, यानी कि माई इंटरफेस। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले हमने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस का नाम लिखा। अब हमने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेथड बनाना है तो डिफ़ॉल्ट मेथड बना दिया हमने साउंड। अब हमने प्रिंट करा दिया इसके अंदर। अब हमें क्लास इम्प्लीमेंट से इंटरफेस, अब हमें क्लास बनानी है क्लास डॉग, और ये किसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इम्प्लीमेंट माई इंटरफेस, और हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया जो हमारे इंटरफेस का नेम है। अब हम यहाँ पे इसकी बॉडी दे सकते हैं। ये किसका एग्जांपल है, डिफ़ॉल्ट मेथड का। बेसिकली हमें डिफ़ॉल्ट मेथड बनाना है, तो ये डिफ़ॉल्ट है और ये मेथड है हमारा। द इंटरफेस माई इंटरफेस, जो इंटरफेस है माई इंटरफेस हैज़ ए डिफ़ॉल्ट मेथड कॉल्ड साउंड। इसके अंदर क्या मेथड है, साउंड मेथड है। द क्लास डॉग इम्प्लीमेंट्स माई इंटरफेस, जो क्लास डॉग है, डॉग क्लास है, ये किसको इम्प्लीमेंट कर रही है, माई इंटरफेस को। बट डजेंट ओवर राइड द साउंड मेथड, लेकिन ये साउंड मेथड के साथ ओवर राइड नहीं कर रही है। ठीक है, ये इसकी बेसिकली वर्किंग है, ये क्लास को ब्रेक नहीं कर रही है, नो नीड टू ओवर राइड। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं इसका। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है। ये इसी के अंदर होते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड के अंदर ही। वन इम्पॉर्टेंट रूल इज़ दैट डिफ़ॉल्ट मेथड कैन नॉट ओवर राइड मैथड्स इन जावा। अभी हमने पढ़ा कि डिफ़ॉल्ट मेथड क्या नहीं कर सकता, ओवर राइड नहीं कर सकता जावा में। क्यों, क्योंकि हम जो है क्लासेस को ब्रेक ही नहीं कर रहे इसमें। तो अब क्या है, ऑल्सो इफ़ ए क्लास इम्प्लीमेंट्स 2 इंटरफेस, अगर एक क्लास 2 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, दैट हैव द सेम डिफ़ॉल्ट मेथड, जिसके पास सेम डिफ़ॉल्ट मेथड है, तो जो हमारा कंपाइलर है वो रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 इंटरफेसेस हैं और वो सेम डिफ़ॉल्ट मेथड को कनेक्ट कर रहे हैं। एंड द क्लास मस्ट ओवर राइड द मैथड टू रिजॉल्व इट। अब क्या होगा, उसने कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट कर दिया कंपाइलर ने, एंड द क्लास मस्ट, और जो हमारी क्लास है वो ओवर राइड करेगी मेथड पे इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। इसी को हम डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, एक क्लास है और वो क्लास 2 इंटरफेस को क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसके पास सेम डिफ़ॉल्ट मेथड है। क्लास तो हमारी एक है लेकिन इंटरफेस हमारे कितने हैं, 2, और वो सेम डिफ़ॉल्ट मेथड को क्या कर रहे हैं, क्या उनके पास सेम डिफ़ॉल्ट मेथड है। तो जो हमारा कंपाइलर है वो उसको क्या कॉन्फ्लिक्ट करे, वहाँ पे क्या रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्शन हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो जो हमारी क्लास है वो ओवरराइड नहीं होनी चाहिए थी। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, डायमंड प्रॉब्लम। ये किसके अंदर है, डिफ़ॉल्ट के अंदर। क्योंकि डिफ़ॉल्ट के अंदर क्यों आए, क्योंकि हम सेम डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं 2 इंटरफेसेस के लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टैटिक मेथड। 6th है हमारा स्टैटिक मेथड क्या होता है। हम डिफ़ॉल्ट मेथड पढ़ चुके हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ होता है। स्टैटिक मेथड पढ़ते हैं, स्टैटिक के अंदर स्टैटिक कीवर्ड यूज़ होता है। स्टैटिक मेथड इज़ ए मेथड दैट बिलोंग्स टू द क्लास
rather than to any specific instance of the class। ये किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस को बिलोंग नहीं करता है, किसको बिलोंग करता है, डायरेक्टली क्लास को बिलोंग करता है। दिस मीन्स यू कैन कॉल ए स्टैटिक मैथड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। इसका मतलब क्या है, हम स्टैटिक मैथड को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली बिना किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें। मेनली वर्किंग ये है स्टैटिक मैथड की कि हम स्टैटिक मैथड का यूज़ कर सकते हैं बिना किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है इसमें। तो हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। क्लास का नेम हमने लिख दिया माई क्लास। अब हम वहाँ पे किसका डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये कौन सा मेथड है, स्टैटिक। तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड का। इसके अंदर वॉइड का यूज़ करेंगे। वॉइड हमने एक मेथड बनाया माई स्टैटिक मेथड, और हमने डायरेक्ट स्टैटिक मेथड को कॉल कर, मतलब स्टैटिक मेथड को कॉल कर दिया और उसका प्रिंट करा दिया। तो इसमें क्या हुआ, हमने क्लास तो बनाई, क्लास माई क्लास, लेकिन उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा। तो ये क्या होगा, स्टैटिक मेथड कि बिना क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए हम स्टैटिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं। हम की पॉइंट्स देखते हैं स्टैटिक मेथड के कि क्या की पॉइंट्स होते हैं। डिक्लेयर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड, इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके। हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करा, तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके हम इसको डिक्लेयर करते हैं। कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे हम इसको कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को। सिर्फ हमने क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करा। कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास, सिर्फ ये स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है। इसके अंदर हम कैन नॉट यूज़ दिस और सुपर कीवर्ड, हम इसमें दिस या सुपर कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। बिफोर जावा 8 इंटरफेसेस कुड ओनली हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, बॉडी नहीं हो सकती। बट फ्रॉम जावा 8 ऑनवर्ड इंटरफेसेस कैन हैव, लेकिन उसके बाद जावा 8 के आने के बाद इंटरफेसेस पे क्या क्या हो सकता है, डिफ़ॉल्ट मेथड भी हो सकते हैं और स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। क्लास है, क्लास का नेम लिखा मैथ यूटिल्स। अब हमने स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक मेथड का यूज़ करा, स्टैटिक इंट स्क्वायर इंट एक्स, और रिटर्न कर दिया एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो यू कैन कॉल इट लाइक दिस मैथ यूटिल्स डॉट स्क्वायर। हम इसको कैसे कॉल कर सकते हैं, ये हमारा क्लास बन गया। हम इसको कैसे कॉल करेंगे, मैथ यूटिल्स यानी कि क्या, क्लास का नाम डॉट जो हमारा मेथड है उसका नाम स्क्वायर, यानी कि पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे उसके बाद स्क्वायर का नेम लिखेंगे। हम इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं। नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास लिखेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसका टाइप लिखेंगे और उसके बाद मेथड का नाम लिखेंगे। और कॉल करने के लिए यहाँ डायरेक्ट किसके कॉल कैसे करेंगे, इसको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे क्लास का नाम लिखेंगे, डॉट किसका नाम लिखेंगे, अपने मेथड का नाम लिखेंगे। ये हमारा होता है स्टैटिक मेथड। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेस 64 एंड डिकोड। बेस 64 एनकोड एंड डिकोड, ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये एक फीचर है जावा 8 का ही। बेस 64 इज़ ए वे ऑफ कन्वर्टिंग डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेजेस और फाइल्स इनटू ए स्ट्रिंग मेड ऑफ ओनली रीडेबल कैरेक्टर्स लाइक लेटर्स A to Z, नंबर्स एंड सिम्बल्स। जो हमारा बेस 64 है ये एक तरीका है ताकि जो हमारा डेटा है, जैसे हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट हो गई, इमेजेस हो गए और फाइल्स हो गई, उसको कन्वर्ट करने का स्ट्रिंग मेड में, जैसे कि हम किसी भी रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। जो हमारे टेक्स्ट है, इमेजेस और फाइल्स हैं, उसको कन्वर्ट करना है हमें किसी भी रीडेबल कैरेक्टर्स में, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो नंबर्स की फॉर्म हो, सिम्बल्स की फॉर्म हो या फिर कैरेक्टर्स की फॉर्म हो, लेकिन वो किस में होना चाहिए, रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। दिस इज़ यूज़फुल व्हेन यू नीड टू सेंड और स्टोर डेटा सेफली। इसका हम तब कब यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई भी डेटा सेंड करना है सेफली और उसको स्टोर करना है, स्पेशली ओवर द इंटरनेट। सपोज़ हमें कोई ऐसा डेटा है, हमें वो सेफली पहुंचाना है किसी यूज़र तक अपनी ईमेल के थ्रू, तो ये बेस 64 एनकोड एंड डिकोड क्या है, ये उसको ऐसी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेगा, ताकि नॉन रीडेबल फॉर्म में, ताकि पहले उसे कोई रीड ही ना कर सके। जब वो यूज़र तक पहुंच जाएगा जिससे हमें सेंड करना है, यानी कि रिसीवर तक, तब वो उसको कन्वर्ट करेगा रीडेबल फॉर्म में, ताकि सिर्फ जो यूज़र है वो उसको रीड कर सके। इसको अभी हम समझते हैं कैसे वर्किंग करता है।
बेस 64 एनकोडिंग। एनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग योर डेटा इनटू बेस 64 फॉर्मेट। इसका क्या मतलब है एनकोडिंग का, कि ये बेस 64 फॉर्मेट में क्या करेगा, कन्वर्ट। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे थिंक ऑफ इट लाइक टर्निंग योर मैसेज इनटू ए सीक्रेट कोड। एनकोडिंग के प्रोसेस में क्या होगा, सीक्रेट कोड में उसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट था हेलो, इसने इसको एनकोड कर दिया बेस 64 में, ये इस फॉर्म में बन गया कोई नॉन रीडेबल फॉर्म, यानी कि हम उसको, ये एक सीक्रेट कोड है, ठीक है, इसको कोई रीड नहीं कर सकता है क्या लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट मैसेज क्या है, ये हेलो। यू कैन सी दैट हेलो बिकम्स, हमारा क्या बन गया, हेलो, ये बन गया किसके अंदर, एनकोडिंग के अंदर। अब हम बेस 64 डिकोडिंग करते हैं। डिकोडिंग के अंदर क्या होगा, जो हमारा स्ट्रिंग था, जो हमारा ये स्ट्रिंग आया है, उसको सेम वापस उसी ओरिजिनल स्टेट में लेके आना। जैसे ये हमारा था कन्वर्ट होने के बाद आया एनकोडिंग के बाद, अब ये इसको बेस ओरिजिनल फॉर्म में यूज़र तक पहुंचाना, सेम हेलो। नेक्स्ट पॉइंट कि वेयर बेस 64 इज़ यूज। बेस 64 को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब हमें कोई भी ईमेल सेंड करनी हो, या फिर हमें जो इमेजेस हैं वो HTML में एम्बेड करनी हो, या हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट करना हो। सेविंग बाइनरी फाइल्स इन टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट, या फिर हमें कोई बाइनरी फाइल सेव करनी हो टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट में। ये इसका एग्जांपल है, पब्लिक क्लास पब्लिक है और ये इसका क्लास का नेम है सिंपल बेस 64 एग्जांपल। पब्लिक, ये हमारा मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा, स्ट्रिंग ओरिजिनल टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो। अब ये कमेंट में लिख दे कि वो क्या करेगा, उस टेक्स्ट को एनकोड करेगा, यानी कि एनकोड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, बेस 64 डॉट गेट एनकोडर डॉट एनकोड टू स्ट्रिंग, यानी कि वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। बेस 64 डॉट गेट एनकोडर, फिर उसके बाद डॉट एनकोड टू स्ट्रिंग। अब ये प्रिंट क्या करेगा, एनकोडेड, यानी कि जो हमारी एनकोडेड टेक्स्ट आई है, जो इस मेथड को परफॉर्म करने के बाद आई है। आउटपुट आ गया हमारा ये। अब वो उसको डिकोड करेगा क्योंकि एनकोडिंग हो चुकी है। अब डिकोड करने के लिए क्या होगा, बेस 64 डॉट गेट डिकोडर डॉट डिकोड एनकोडेड टेक्स्ट। अब हम इस मेथड को यूज़ करना है डिकोडर टेक्स्ट को। अब ये इस मेथड से हमें क्या मिल के आ जाएगा, डिकोडेड टेक्स्ट, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट थी हेलो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड क्या होता है, फॉर ईच मेथड इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8, ये भी जावा 8 में मेथड भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ था जावा 8 में ही। जो फॉर ईच मेथड है वो लूप के लिए यूज़ होता है, अगर हमें कोई टास्क लूप में कैलकुलेट करना है तो ये तब यूज़ होता है। द फॉर ईच मेथड इन जावा इज़ यूज टू लूप थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ ए कलेक्शन एंड परफॉर्म एन एक्शन ऑन ईच एलिमेंट, और हमें हर एलिमेंट पर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, इसलिए हमें सिंटेक्स पता है क्या होता है इसका, कलेक्शन डॉट फॉर ईच एलिमेंट एरो, और जो भी हमें उसके अंदर परफॉर्म कराना है पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, कलेक्शन डॉट फॉर ईच, और उसके बाद जो अभी एलिमेंट है एरो, और हमें कर्ली उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो अभी हमें टास्क परफॉर्म कराना है वो। इट यूजेस लैम्डा एक्सप्रेशन टू मेक कोड शॉर्टर एंड क्लीनर, ये भी लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करता है अपने कोड को शॉर्ट और क्लीन करने के लिए। फॉर ईच मेथड है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसका जो मतलब होता है वो सिर्फ ये होता है कि कुछ भी जो हमारा डेटा है उसको प्रिंट करना, उसको मॉडिफाई करना उसके एक्सटर्नल स्टेट को। तो इसका जो हमारा रिटर्न टाइप वो क्या होता है, वो होता है वॉइड। इट वॉज एडिड टू जावा 8 टू सपोर्ट फंक्शन प्रोग्रामिंग, ये जावा 8 में इसलिए ऐड करा गया क्योंकि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग को क्या करता था, सपोर्ट करता था और इम्प्रूव करता था कोड की रीडेबिलिटी को। यू नीड टू यूज ट्राई कैच इनसाइड द लैम्डा इफ़ देयर इज अ चांस ऑफ एन एक्सेप्शन, अगर फॉर ईच मेथड के अंदर किसी भी एक्सेप्शन का, यानी कि किसी भी कोई भी लगता है कि कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर क्या यूज़ करना है, ट्राई कैच का यूज़ करना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ मैनुअल, इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाती है और ये मैनुअल होती है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इसका, पब्लिक क्लास और हमने क्लास का नाम लिख दिया फॉर ईच, सिंपल एग्जांपल। अब पब्लिक स्टैटिक मेन का यूज़ करा है, मेन का। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे फ्रूट्स की, लिस्ट स्ट्रिंग फ्रूट्स एरेज डॉट एज एप्पल बनाना मैंगो, ठीक है, हमने सिंपली लिस्ट बनाई है फ्रूट्स की। अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर ईच का इनको प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर ईच को यूज़ करेंगे क्योंकि एप्पल बनाना मैंगो तीनों को हमें प्रिंट कराना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फ्रूट्स, यानी कि अपनी लिस्ट का नाम, क्या नाम है लिस्ट का क्या नाम है, फ्रूट्स।
फ्रूट्स डॉट फॉर ईच कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फ्रूट एरो, और जो अभी हमें प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई लाइक, और जो अभी फ्रूट है वो फ्रूट। ठीक है, सिंपली क्या है, क्लास बनानी है, मेन फंक्शन बनाना है, उसके अंदर लिस्ट डालनी है, और लिस्ट का यूज़ करके, लिस्ट का नाम लिखने के बाद फॉर ईच कीवर्ड का यूज़ करके क्या प्रिंट कराना है, जो भी हमें फ्रूट्स पसंद है उस फ्रूट्स को। फ्रूट इज़ ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, फ्रूट क्या है, स्ट्रिंग, लिस्ट है स्ट्रिंग्स की, और फॉर ईच गोज थ्रू ईच आइटम इन द लिस्ट, और फॉर ईच जो है हर आइटम पे जाएगा, वो एप्पल पे भी जाएगा, बनाना पे भी जाएगा, एंड मैंगो पे भी जाएगा। ये हमारा कंप्लीट होता है फॉर ईच। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्राई विद रिसोर्सेज। ये भी हमारा एक फीचर है। ट्राई विद रिसोर्स इज़ ए फीचर इंट्रोड्यूस्ड इन जावा। ये एक फीचर है जो जावा में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। इन जावा व्हेन यू यूज़ ए रिसोर्स लाइक ए फाइल और इनपुट, जब हम जावा में किसी भी रिसोर्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो फाइल हो गई या इनपुट स्ट्रीम हो गई, यू आर सपोज टू क्लोज इट आफ्टर यू आर डन टू फ्री सिस्टम रिसोर्स। तो हमने किसी भी रिसोर्स को यूज़ करा, तो हम सपोज करते हैं कि हम उसको क्लोज कर दें, उसको यूज़ करने के बाद उसको क्लोज कर दें। जैसे ही हमारा कोई भी काम है वो ख़त्म हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है, तो हम उस रिसोर्स को फ्री कर दें। तो हमारा पहला काम क्या होता है, हमें उसको क्लोज करना है। लेकिन फॉरगेटिंग टू क्लोज ए रिसोर्स कैन लीड टू मेमोरी लीक। लेकिन अगर हम भूल जाते हैं उसको, रिसोर्स को, या फिर जो भी हमने यूज़ करा है उसको क्लोज करना, तो उसकी वजह से हमारी मेमोरी लीक्स हो सकती है और बग्स भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने वो क्लोज, हम एक लैपटॉप के एग्जांपल से ही समझते हैं। सपोज़ हमने अपने लैपटॉप का वर्क कंप्लीट करा और हम उसको क्लोज करना भूल गए, तो सेम उसी तरह है, अगर हमने कोई रिसोर्स यूज़ करी है तो सबसे पहला काम होता है इसको क्लोज करना, जैसे ही हमारा काम फिनिश हो जाता है। लेकिन अगर हम भूल जाते हैं तो हमारी क्या होगी, मेमोरी लीक होगी या फिर बग्स आएंगे। विद ट्राई विद रिसोर्सेज जावा हैंडल्स द क्लोजिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली। रिसोर्सेज के अंदर जावा जो है वो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है रिसोर्स को क्लोज करने के लिए। इट हेल्प्स यू ऑटोमेटिकली क्लोज रिसोर्सेज लाइक फील्ड्स, डेटाबेस कनेक्शंस आफ्टर यूज। जैसे ही हमने यूज़ कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, ट्राई रिसोर्स टाइप नेम, ट्राई के अंदर डालना है, ट्राई कैच का यूज़ करना है इसमें। तो ट्राई के अंदर डालना है जो भी हमारा रिसोर्स का टाइप है उसका नेम, और वो इक्वल होगा न्यू रिसोर्स टाइप के। उसके बाद यूज़ द रिसोर्स लिखेंगे, कैच एक्सेप्शन डाल देंगे जो भी एक्सेप्शन है, और प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये है। अब हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं। नो नीड टू राइट रीडर डॉट क्लोज इट फॉर यू। हमें कोई भी नीड नहीं है कि हम कोई फंक्शन बनाए रीडर डॉट क्लोज टाइप। जावा क्या है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा इसके अकॉर्डिंग। द रिसोर्स मस्ट इम्प्लीमेंट द ऑटो क्लोज इंटरफेस। इस जो ये रिसोर्स है इसके अंदर क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ऑटो क्लोज इंटरफेस। मल्टीपल रिसोर्सेज अलाउड, यू कैन ओपन मोर देन वन रिसोर्स। इसके अंदर मल्टीपल रिसोर्स भी अलाउड हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा रिसोर्स का यूज़ करना है, वो ओपन करनी है, तो हम वो भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप एनोटेशन, कि टाइप एनोटेशन क्या होता है। टाइप एनोटेशन भी एक फ़ीचर है, जावा 8 का ही फीचर है ये भी, जो कि क्या अलाउ करता है, डेट अलाउ यू टू ऐड एनोटेशंस डायरेक्टली टू टाइप्स, नॉट जस्ट टू डिक्लेरेशन लाइक क्लासेस और मेथड्स। ये डायरेक्टली एनोटेशन ऐड करेगा। लेकिन अभी एनोटेशन होते क्या है, तो जो ये एनोटेशन है एक स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल होते हैं, टैग होते हैं, जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, एट द रेट से, स्टार्टिंग विद एट द रेट दैट यू कैन ऐड टू योर कोड। बेसिकली टाइप एनोटेशन है। तो एनोटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक स्पेशल टाइप का सिंबल है या टैग है जो कि एट द रेट से स्टार्ट हो रहा है। एनोटेशंस डायरेक्टली टू टाइप्स, नॉट जस्ट टू डिक्लेरेशन लाइक क्लासेस और मेथड्स। इसमें हम ये अलाउ करता है कि हम एनोटेशन ऐड करें डायरेक्टली टाइप्स में। ज़रूरी नहीं है कि हम क्लासेस को इम्प्लीमेंट करें, हम मेथड्स को भी कर सकते हैं। कैन बी अप्लाइड टू ये लोकल वेरिएबल पे भी अप्लाइड है, मेथड के रिटर्न टाइप पे भी, पैरामीटर्स पे भी, और एरे पे भी। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कंपाइलर को। तो बेसिकली हम लिख के आ सकते हैं कि एनोटेशन क्या है, एक जावा 8 का ही फीचर है। एनोटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं। इसे हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो लिख के आ सकते हैं, लोकल वेरिएबल्स, पैरामीटर्स, एरेज। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि टाइप एनोटेशन का एग्जांपल क्या है। एट द रेट नॉन नल स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू जावा। ये मैंने भी बताया कि जो भी एट द रेट से स्टार्ट होगा वो क्या होगा, एनोटेशन होगा। ये एट द रेट नॉन नल क्या है, हमारा एक एनोटेशन और स्ट्रिंग का नाम है जावा।
अब हमने लिस्ट बनाई, नॉर्मल स्ट्रिंग लिस्ट बनाई, न्यू एरे लिस्ट। अब हमने उसका ही ऑब्जेक्ट बनाया और वो ऑब्जेक्ट करा दिया, प्रिंट करा दिया। हेयर @नॉन-नल इज़ यूज्ड ऑन द टाइप, नॉट जस्ट अ वेरिएबल और मेथड। यहाँ पे जो नॉन-नल यूज़ हुआ है, इज़ यूज, ये टाइप के लिए यूज़ हुआ है, टाइप पर यूज़ हुआ है, ये वेरिएबल्स या मेथड के लिए यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, ये हम टाइप एनोटेशन के बारे में लिख के आ सकते हैं। इसी के अंदर आता है रिपीटिंग एनोटेशन। हमने टाइप एनोटेशन तो पढ़ लिया, लेकिन रिपीटिंग एनोटेशन क्या होता है? तो सेम जैसे ही हमें पता चल रहा है रिपीटिंग यानी कि रिपीट हो रहा होगा, तो ये क्या होता है? ए रिपीटिंग एनोटेशन इन जावा मीन्स अप्लाइंग द सेम एनोटेशन मोर देन वंस एट द सेम एलिमेंट। हम सेम ही यानी कि एक ही एलिमेंट पे, या तो वो मेथड हो या क्लास हो, उस पर हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं सेम एनोटेशन एक से ज़्यादा बार, मोर देन वंस। सेम एलिमेंट पे एक से ज़्यादा बार एनोटेशन, वही एनोटेशन अप्लाई करना क्या कहलाता है? रिपीटिंग एनोटेशन। दिस फीचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8 टू मेक इट ईजियर। ये जावा 8 का ही फीचर है, इसका इसलिए यूज़ हुआ था ताकि जो है हमारा एनोटेशन है उसको हम यूज़ कर सकें लॉजिकली और मल्टीपल टाइम्स, उसी कोड में हम इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकें। दिस फीचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8 टू मेक इट ईजियर टू यूज़ एनोटेशंस दैट लॉजिकली अकर मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम कोड। बिफोर जावा 8 इफ़ यू वांटेड टू अप्लाई द सेम एनोटेशन, अगर जब जावा 8 वर्जन नहीं था उससे पहले अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं सेम एनोटेशन एक से ज़्यादा बार, तो हमें उसको मैनुअली कंटेनर में डालने के बाद रैप करना पड़ता था। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, लेकिन जैसे ही रिपीटिंग एनोटेशन आया तो इसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हाउ टू क्रिएट अ रिपीटिंग एनोटेशन। हम रिपीटिंग एनोटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? टू डिफाइन अ रिपीटिंग एनोटेशन यू मस्ट हैव, हमें क्या करना है? क्रिएट द मेन एनोटेशन। हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? मेन एनोटेशन। सबसे पहले हमें मेन वाला एनोटेशन बनाना है। ठीक है, जैसे हमने बनाया @शेड्यूल। अब हमने क्या बनाना है? राइट ए कंटेनर एनोटेशन। उसे कंटेनर में रखना है तो उसके लिए कंटेनर एनोटेशन बनाना है, क्योंकि हमें उसको इम्प्लीमेंट कराना है रिपीटिंगली, तो हमें उसके लिए कंटेनर चाहिए होगा। तो हमें क्या क्रिएट करना है? कंटेनर। अब हमने कंटेनर एनोटेशन बना लिया। अब थर्ड पॉइंट में हमें रिपीटेबल @रिपीटेबल का यूज़ करना है, क्योंकि क्या कर रहे हैं? हम उसको रिपीट कर रहे हैं। कंटेनर डॉट क्लास को मेन एनोटेशन में, मेन एनोटेशन था ना ये, इसमें हमें क्या यूज़ करना है? इसको रिपीटेडली यूज़ करना है, तो हमें इसको कंटेनर डॉट क्लास को मेन एनोटेशन में यूज़ करना है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल क्रिएट करने की जगह जावा क्या लिखता है? @शेड्यूल, डे इक्वल्स टू मंडे और टाइम ये है। दोबारा लिखा शेड्यूल और डे ये लिखा और टाइम ये लिखा, तो ये क्या हो रहा है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहा है। तो इसका क्या एग्जांपल है? हमने क्या लिखा? @रिपीटेबल और क्लास बना ली क्या? शेड्यूल डॉट क्लास। अब पब्लिक इंटरफेस का यूज़ करा है, पब्लिक @इंटरफेस शेड्यूल, और उसके अंदर स्ट्रिंग डे लिया, स्ट्रिंग टाइम लिया, दो लिए। ठीक है, डे और टाइम। अब क्या होगा? पब्लिक हमने इंटरफेस शेड्यूल को लिखा पब्लिक इंटरफेस शेड्यूल, और शेड्यूल को क्या लिखेंगे? ब्रैकेट से एनक्लोज करेंगे और उसके अंदर वैल्यू दे देंगे, जैसे वेडनेसडे, मंडे या 10 AM या 2 PM, ये सब। लेकिन हमें यूज़ किस कीवर्ड का करना है? रिपीटेबल कीवर्ड का यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है, ये हम इतना लिख के आ सकते हैं थ्योरी पार्ट में, और इसको एक एग्जांपल से समझा के आ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जावा मॉड्यूल सिस्टम। जावा मॉड्यूल सिस्टम क्या होता है? जावा मॉड्यूल सिस्टम इज़ ए वे टू ऑर्गेनाइज योर कोड इनटू मॉड्यूल्स। ये क्या है? ये एक तरीका है अपने कोड को मॉड्यूल्स के थ्रू मॉड्यूल्स में ऑर्गेनाइज करने का। मेकिंग योर एप्लीकेशंस, ये हमारे एप्लीकेशन को क्या करेगी? और सिक्योर, स्केलेबल और मेंटेन करेगी। लेकिन ये फीचर जावा 8 का नहीं है, ये किसका फीचर है? जावा 9 का फीचर है। जावा मॉड्यूल सिस्टम जावा 9 का फीचर है। बिफोर जावा 9 जावा प्रोग्राम्स वर बिल्ट यूजिंग पैकेजेस एंड, जब जावा 9 से पहले जो हमारे प्रोग्राम्स थे वो पैकेजेस का यूज़ करके या फिर जार फाइल का यूज़ करके बिल्ड होते थे। बट दीज डिडंट हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर डिपेंडेंसी, लेकिन उनके पास स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या आया जावा मॉड्यूल सिस्टम आया, इसके पास स्ट्रॉन्ग क्या था? कंट्रोल था डिपेंडेंसीज पे। तो ये क्या कर रहा था? ये हमारी फाइल्स को या हमारे कोड को ऑर्गेनाइज कर रहा था मॉड्यूल्स में, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या हो? सिक्योर हो जाए।
ए मॉड्यूल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पैकेज। मॉड्यूल से हम समझ रहे हैं मॉड्यूल क्या होता है, कलेक्शन होता है रिलेटेड पैकेज का। स्ट्रक्चर क्या होता है मॉड्यूल का, स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉड्यूल, ईच मॉड्यूल मस्ट हैव ए स्पेशल फाइल कॉल्ड मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा टू द रूट। हर मॉड्यूल, जो हमारा मॉड्यूल है उसके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसको हम किससे लिखेंगे, मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा। ठीक है, फाइल का क्या नाम होना चाहिए, मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा, ये हमारी फाइल का नाम होना चाहिए। एग्जाम्पल मॉड्यूल है क्योंकि किसका यूज़ कर रहे हैं हम, जावा मॉड्यूल, तो कीवर्ड क्या होगा, मॉड्यूल। माई मॉड्यूल डॉट नेम, मॉड्यूल का नाम लिखना है। उसके बाद रिक्वायर्स कीवर्ड का यूज़ करना है। अदर मॉड्यूल नेम, जो हमारा दूसरा मॉड्यूल है उसका नाम लिखना है और उसको एक्सपोर्ट करना है। कॉम माई पैकेज, जो भी हमारा पैकेज का नेम होगा उसमें। इसमें 3 कीवर्ड यूज़ हुए हैं, मॉड्यूल, रिक्वायर और एक्सपोर्ट। तो हमें समझते हैं इसमें क्या होते हैं। मॉड्यूल क्या होता है, डिक्लेयर करता है एक मॉड्यूल को। रिक्वायर्स दिस मॉड्यूल, सेज दिस मॉड्यूल नीड्स अनदर मॉड्यूल। अगर रिक्वायर है अदर मॉड्यूल की तो रिक्वायर कीवर्ड का यूज़ करना है, ये बताता है कि दूसरे मॉड्यूल की भी ज़रूरत है, अनदर मॉड्यूल। एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ हुआ तो एक्सपोर्ट का मतलब है सेज दिस मॉड्यूल मेक्स ए पैकेज अवेलेबल टू अदर्स। ये जो मॉड्यूल है ये पैकेज को भी अवेलेबल कर देगा अदर्स के लिए, दूसरों के लिए। ठीक है, वाई यूज़ द मॉड्यूल सिस्टम, हमें मॉड्यूल सिस्टम का यूज़ करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इनकैप्सुलेशन होता है इसके अंदर, बेटर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट होता है, ये सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डायमंड सिंटेक्स विद इनर एनोनियम्स। तो डायमंड सिंटेक्स होता क्या है, ये जो है जावा 7 का फीचर है एक और ये क्या होता है, हमारा जो कोड रिपीटेशन है उसको रिड्यूस करता है और कोड को क्लीनर और शॉर्टर बनाता है। हम 2 बार कोड को लिखने की जगह उसको इजी वे में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये होता क्या है डायमंड सिंटेक्स, इसको हम डबल एंगल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये एक फीचर होता है जावा का जो कंपाइलर को अलाउ करता है कि वो ऑटोमेटिकली उसका टाइप राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का मैच करके टाइप देख ले कि उसका टाइप क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के थ्रू। तो हमें इसको क्या करता है, सो यू डोंट हैव टू रिपीट इट, तो हमें उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसमें क्या बोला गया है। हम लिखते हैं लिस्ट, जब क्रिएट करते हैं तो लिस्ट लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, लिस्ट का नाम लिखते हैं और फिर न्यू एरे लिस्ट और उसके अंदर स्ट्रिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग डालते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर, इधर भी। तो हम क्या लिख सकते हैं डायमंड सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो हम इधर राइट हैंड साइड से रिमूव करके इसके लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग लिख सकते हैं और यही बता सकता है कि किस टाइप का है, स्ट्रिंग का है। तो यहीं पे लिखा हुआ है ये कि डायमंड सिंटेक्स इन जावा इज़ ए फीचर दैट अलाउज द कंपाइलर टू ऑटोमेटिकली इन्फर द जनरेटेड टाइप ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो हम देख लें कि हम इसको दो बार ना लिखना पड़े। सपोज़ यहाँ पे भी स्ट्रिंग है और अगर हम एंगल ब्रैकेट में के अंदर भी स्ट्रिंग लिख दे तो सेम ही हो गया ये। तो हाँ, ये हमारे कोड को रिड्यूस करता है कि हम क्या कर सकते हैं, एंगल ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं, किस तरफ, अपने लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को उसको डिनोट कर सकते हैं। When you use angle bracket, the compiler looks at the left side of the figure, out the generic type and fill in the blank on the right side। ये क्या है, जब हम यूज़ करते हैं एंगल ब्रैकेट का तो कंपाइलर किसकी तरफ देखेगा, लेफ्ट हैंड। जब हमने यूज़ करा एंगल ब्रैकेट का इधर उधर, तो सबसे पहले कंपाइलर एंगल ब्रैकेट दिखा उसे कि यहाँ पे एंगल ब्रैकेट का यूज़ हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखेगा इधर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और फिगर आउट करेगा कि इसका जेनरिक टाइप क्या हो सकता है। तो देखा स्ट्रिंग है तो इसका भी जेनरिक टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेगा, खुद ही फिल कर लेगा कंपाइलर राइट हैंड साइड पे भी कि ये स्ट्रिंग है। इससे हमारा क्या हो गया, कोड रिड्यूस हो गया, मेंटेनेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है डायमंड सिंटेक्स के अंदर। तो प्रॉब्लम ये है, द डायमंड ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली विद एनोनियम्स इनर क्लासेस। हम इसका कोई भी एनोनियम्स या क्लासेस हैं उनके अंदर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते डायमंड ऑपरेटर का। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, वाई, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है, बिकॉज द कंपाइलर कैन नॉट इन्फर द टाइप, द कंपाइलर कैन नॉट इन्फर द टाइप सेफली व्हेन एन एनोनियम्स इनर क्लासेस इज इन्वॉल्व्ड। इट नीड्स द फुल टाइप इंफॉर्मेशन टू क्रिएट ए प्रॉपर क्लास बिहाइंड द सीन्स। अगर हमने एनोनियम्स इनर क्लासेस का यूज़ करा तो क्या होगा,
उसको हाफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फुल टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जबकि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, जावा के कंपाइलर को उसको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इसके अंदर नहीं मिलेगी। तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर सीन होता है इसका। जावा डजंट अलाउ डायमंड सिंटेक्स विद एनोनिम्स इनर क्लासेस, इसीलिए जावा अलाउ नहीं करता है कि डायमंड सिंटेक्स को किसी भी इनर क्लासेस के थ्रू। तो बेसिकली हमें समझ आ गया डायमंड सिंटेक्स क्या होता है। डायमंड सिंटेक्स से एंगल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये क्या, ये ऑटोमेटिकली चेक करता है कि जो हमारा कंपाइलर जो है वो चेक करेगा, जैसे ही उसको डायमंड सिंटेक्स मिलेगा यानी कि एंगल ब्रैकेट मिले, तो उसने चेक करा अपने किस साइड, अपने लेफ्ट हैंड साइड, कि उधर क्या उसका टाइप हो सकता है। तो ये स्ट्रिंग है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या फिल कर देगा एंगल ब्रैकेट के अंदर, स्ट्रिंग। ये इसका मेनली वर्किंग होती है। लेकिन जावा सपोर्ट नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है डायमंड सिंटेक्स को इनर क्लासेस में। जैसे हम इनवैलिड कोड देखते हैं कि इनवैलिड कोड कैसे कैसे लिख सकते हैं। हमने कोई एक कंपैरेटर लिया, स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू कंपैरेटर, और लिखा कंपाइलेशन एरर। इधर कंपाइलेशन एरर क्यों आई, हम देख सकते हैं दिस विल नॉट कंपाइल बिकॉज जावा डजंट अलाउ डायमंड सिंटेक्स विद एनोनिम्स, क्योंकि हमने यहाँ पे एनोनिम्स क्लास बनाई है, और जबकि जावा एनोनिम्स क्लास को क्या नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटर, इधर हम लिस्ट बना रहे थे तो हमें पता था कि लिस्ट का क्या टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग है। लेकिन कंपैरेटर, अब यहाँ कंपैरेटर का यूज़ हो रहा है तो कंपाइलेशन एरर आएगा कि कंपैरेटर के अंदर, एंगल ब्रैकेट के अंदर ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग कैसे ले सकता है, क्योंकि कंपैरेटर का तो इसका पता ही नहीं है कि वो लिस्ट है, एरे है, क्या टाइप है उसका। तो वो क्या देगा, एरर देगा। करेक्ट कोड कैसे होगा, कंपैरेटर स्ट्रिंग है, कंपैरेटर इक्वल्स टू न्यू कंपैरेटर। अब कंपैरेटर के अंदर तो स्ट्रिंग डाल दिया तो उसे पता चल गया कि कंपैरेटर है और उसके अंदर कैसा टाइप है, स्ट्रिंग का है, तो वो रन हो जाएगा। यू मस्ट स्पेसिफाई द टाइप एक्सप्लिसिटली व्हेन क्रिएटिंग एन एनोनिम्स क्लास। अगर हमें कोई एनोनिम्स क्लास बनानी है, यानी कि जो हम जानते ही नहीं, जैसे हमें कंपैरेटर का पता ही नहीं था, हमें ये पता है लिस्ट है, एरे है, तो हम इसके अंदर हमें खुद एक्सप्लिसिटली, हमें खुद लिख के स्ट्रिंग डाल के तब इसको रन कराना है। तो ये इनवैलिड कोड हो गया, किसके लिए, एनोनिम्स इनर क्लासेस के लिए। और ये करेक्ट कोड हो गया, अगर हमारी एनोनिम्स इनर क्लासेस हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पब्लिक इंट एक कोई मेथड लिया कंपेयर, और स्ट्रिंग ए और बी को कंपेयर कराया, तो रिटर्न ए डॉट लेंथ माइनस बी डॉट लेंथ। और यहाँ पे भी सेम है, बस एरर कहाँ आएगी, यहाँ पे ये वाला केस रन हो जाएगा और यहाँ पे एरर आ जाएगी, कंपाइलेशन एरर। ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्लीनर कोड, इसका क्लीनर कोड होता है, टाइपिंग लेस होती है, नो डुप्लीकेसी ऑफ टाइप होता है, और टाइप सेफ होता है, ये सेफ भी होता है। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस। लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस होता क्या है, ये जावा 10 का फीचर है, ये जावा 10 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस मीन्स यू कैन डिक्लेयर ए लोकल वेरिएबल यूजिंग द कीवर्ड वेर इंस्टेड ऑफ एक्सप्लिसिटली राइटिंग इट्स डेटा टाइप। हमें इसमें क्या है, बेसिकली जैसे लोकल वेरिएबल से हम समझ गए कि क्या है, हमें डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करना है, डेटा टाइप को राइट नहीं करना है, हमें उसकी जगह पे वैर का यूज़ करना है, वैर कीवर्ड का। ठीक है, द जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली फिगर्स आउट द टाइप फ्रॉम द वैल्यू असाइन। अब जावा ऑटोमेटिकली उससे क्या कर लेगा, फिगर आउट कर लेगा कि इसका क्या टाइप हो सकता है। क्या हुआ, मेन केस क्या है कि हमें डेटा टाइप नहीं बताना। सपोज हमें एग्जांपल लेके चलते हैं, स्ट्रिंग नेम है जॉन, तो अब हमें पता चलेगा कि नेम कैसा है, स्ट्रिंग टाइप है, तो जॉन आ गया। लेकिन हम कैसे लिख सकते हैं लोकल वेरिएबल के लिए, हम वैर लिख सकते हैं। हमें इसमें किस चीज़ का यूज़ करना है, लोकल वेरिएबल में वैर कीवर्ड का यूज़ करना है, नेम इक्वल्स टू जॉन। कंपाइलर अंडरस्टैंड्स इट्स ए स्ट्रिंग, कंपाइलर खुद समझ जाएगा कि ये क्या टाइप है इसका, क्योंकि हमने क्या दिया है, जॉन, तो वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसका क्या टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग। तो वो उससे हम किससे डिनोट करेंगे, वैर कीवर्ड से। यू कैन सेव टाइम एंड कीप योर कोड क्लीनर, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं और अपने कोड को क्लीन कर सकते हैं। ये वर्क कैसे करता है, इसकी हम वर्किंग समझते हैं। अभी हमने समझ लिया कि होता क्या है, ये जावा 10 का फीचर है। अगर हमें कोई टाइप है उसको हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, उसमें वैर कीवर्ड का यूज़ करना है उस डेटा टाइप के लिए। सपोज यहाँ पे इंट हम वैल्यू लेते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, इंट ए इक्वल्स टू 1, तो हमें वहाँ पे इंट लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम वहाँ पे वैर
a=1 लिख सकते थे, क्योंकि वो 1 कैसे ऑटोमेटिकली क्या कैच कर लेगा कि ये इंटीजर टाइप है। ठीक है, हम ये वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। द कंपाइलर चेक्स व्हाट वैल्यू यू आर असाइनिंग टू द वेरिएबल। हम ये देखेगा कि क्या वैल्यू असाइन करी है। वेरिएबल क्या है, नेम। इस नेम के अंदर क्या वैल्यू असाइन करी है, जॉन। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, ये चेक करेगा कि क्या वैल्यू असाइन करी है, जॉन को चेक करेगा। देन इट इन्फर्स यानी कि गैस करेगा द करेक्ट टाइप फॉर दैट वेरिएबल। अब ये देखिएगा कि इस जॉन का करेक्ट टाइप क्या हो सकता है इस वेरिएबल का, सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में देखेगा द फाइनल कंपाइल्ड कोड स्टिल हैज़ टाइप्स ओनली द सोर्स कोड लुक शॉर्टर। अब क्या देखेगा कि इसका टाइप क्या हो सकता है, जो उनका स्ट्रिंग, तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग ले लेगा। ठीक है, ये हमारा वर्किंग होता है। जैसे वैर नंबर इक्वल्स टू 10, यहाँ पे हम इंट नंबर इक्वल्स टू 10 लिख सकते थे, क्योंकि कैसा टाइप है 10, इंटीजर। वैर नेम इक्वल्स टू एलिस, ये चेक करेगा एलिस क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग असाइन कर देगा ऑटोमेटिकली। ये देखेगा 99.99 ये किसका डेटा टाइप है, ये डबल डेटा टाइप है, तो डबल डेटा टाइप असाइन कर देगा। ये लिस्ट है तो इसमें एरे लिस्ट दे। कुछ इनवैलिड यूज़ केसेस हो सकते हैं। वी कैन नॉट यूज़ वैर इन द फॉलोइंग। हम वैर को असाइन कैसे नहीं कर सकते, कैसे यूज़ नहीं कर सकते, अगर हमने इनिशियलाइजेशन नहीं करा है तो हम डायरेक्ट वैर में यूज़ नहीं कर सकते, ये एरर देगा। सपोज वैर एक्स इक्वल्स टू 10 होता तो ये एरर नहीं देता, लेकिन अभी क्या है, वैर एक्स है, अभी क्योंकि वो चेक करता ना इक्वल्स टू 10 होता तो वो देखता ये 10 क्या है, ये इंटीजर है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या दे देता, ये तो इंटीजर टाइप का है। लेकिन अभी हमें वैल्यू ही गिवन नहीं है 10, सिर्फ एक्स गिवन है, तो वो तो कंपाइलर तो चेक ही नहीं कर पाएगा ना कि ये एक्स की वैल्यू है क्या, या फिर इसमें हम क्या यूज़ करा है डेटा टाइप, तो ये इनवैलिड यूज़ केस हो गया। सेकंड होता है अगर हमने नल वैल्यू दे दी, वैर डेटा इक्वल्स टू नल। अब ये नल ये भी नहीं पता, ये 1 है, ए है, अल्फ़ाबेट है, न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगी। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, लेस टाइपिंग और क्लीनर कोड। ये इसके दो टाइप्स हैं कि इसके अंदर लेस टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है और कोड क्लीनर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर है स्विच एक्सप्रेशन। हम स्विच यूनिट फर्स्ट में भी कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन ये उसका अपडेटेड वर्जन है स्विच एक्सप्रेशन। ए स्विच एक्सप्रेशन इज़ एन इन्हेंस्ड वर्जन ऑफ द ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच स्टेटमेंट का इन्हेंस्ड वर्जन है, यानी कि अपडेटेड वर्जन है, और ये जावा 14 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ये क्या करता है, इट अलाउज द स्विच टू रिटर्न ए वैल्यू। ये अलाउ करेगा स्विच को कि वो वैल्यू रिटर्न करे, मेकिंग इट शॉर्टर, सेफर एंड ईजियर टू यूज़, और वो ईजियर टू यूज़ हो और सेफर हो। अलाउज द स्विच टू रिटर्न अ वैल्यू, ये क्या करेगा, ये अलाउ करेगा स्विच को कि वो वैल्यू रिटर्न करे, उसको शॉर्टर, सेफर और ईजियर टू यूज़ बनाए। अब पहले हम देखते हैं कि स्विच एक्सप्रेशन ठीक है, ये इन्हेंस्ड वर्जन तो होता है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। हमें पता है ट्रेडिशनल कैसे वर्क करता है, यूनिट 1 में हम पढ़ चुके हैं। सपोज इंट नंबर की वैल्यू 2 असाइन कर दी नम में, और रिजल्ट स्विच नम केस 1 हुआ तो वो 1 प्रिंट करे, ब्रेक कर दे, केस 2 हुआ तो रिजल्ट में 2 प्रिंट करे और ब्रेक कर दे, और अगर केस 1 2 दोनों ही नहीं हुए तो डिफ़ॉल्ट में अदर प्रिंट कर दे। स्विच में क्या होगा, नम इक्वल्स टू 2 डाल दिया, अब हम डायरेक्ट स्ट्रिंग रिजल्ट के अंदर ही इनिशियलाइज करके नम स्विच नम डाल सकते हैं। ये वाला जो लाइन है इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसको इनिशियलाइज कर लिया हमने, ठीक है। अब केस 1, इसमें हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे थे, डॉट्स का यूज़ कर रहे थे डबल, लेकिन इसमें हमें किसका यूज़ करना है, एरो का। केस 1 के बाद डॉट्स ना लिख के हमें एरो लिखना है, फिर 1 लिखना है, ब्रेक का यूज़ नहीं करना है। केस 2 डिफ़ॉल्ट में अदर और एक्स वो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, तो ये हमारा स्विच एक्सप्रेशन है, ये ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल हमें पता है केस 1 डबल डॉट्स का यूज़ करना है, रिजल्ट के अंदर 1, इसमें ब्रेक का भी यूज़ करना है। लेकिन स्विच एक्सप्रेशन जो है, जो ट्रेडिशनल है, जो अब हमारा इन्हेंस्ड वर्जन है, उसमें क्या होगा, नम में तो 2 वैल्यू डाली, लेकिन ये लाइन को रिड्यूस कर रहा है, ये वाली जो लाइन है स्विच नम, ये इसमें इनिशियलाइज करनी है रिजल्ट में। तो स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू स्विच नम, केस 1 के अंदर 1 डाल दिया, 2 के अंदर 2 और डिफ़ॉल्ट में अदर। इसमें ज़रूरत नहीं है कि हम ब्रेक लगाएं, इसमें हम ब्रेक लगा रहे हैं हर केस के बाद, लेकिन इसमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। ये शॉर्टर कोड है, और हम इसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एरो का यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ डॉट्स। डबल डॉट्स की जगह पे हम एरो का, हमने देखा केस 1 है, एरो की जगह यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, डबल डॉट्स का। ये हमारा स्विच एक्सप्रेशन था।
इफ़ यू नीड मल्टीपल लाइन्स यूज़ इल्ड। अगर हमें स्विच एक्सप्रेशन के अंदर ही मल्टीपल लाइन्स का, बहुत सारे लाइन्स का यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इल्ड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। किसके अंदर यूज़ करते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है इसके अंदर, स्विच एक्सप्रेशन के अंदर ही। अगर हमें मल्टीपल लाइन्स और लाइन्स लिखनी थी, केस 2 3 4 ये सब, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इल्ड कीवर्ड का। अब हम देखते हैं इल्ड कीवर्ड क्या होता है। इल्ड कीवर्ड, द इल्ड कीवर्ड इन जावा इज़ यूज्ड इनसाइड ए स्विच एक्सप्रेशन ब्लॉक। ये स्विच एक्सप्रेशन ब्लॉक के अंदर यूज़ होता है और ये रिटर्न करता है एक वैल्यू उस ब्लॉक से, एंड रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम दैट ब्लॉक। इल्ड इज़ लाइक रिटर्न इनसाइड ए स्विच एक्सप्रेशन स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग ए ब्लॉक। तो ये इल्ड क्या है, एक रिटर्न करता है स्विच एक्सप्रेशन से जब हम किसी ब्लॉक का यूज़ कर रहे हो। ये जावा कोड बताता है दिस इज़ द वैल्यू आई वांट टू गिव बैक फ्रॉम दिस केस। ये बताता है कि ये वैल्यू है, मैं इस केस से ये वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। इमेजिन दिस, इसे समझो। इफ़ द नंबर इज़ 1 रिटर्न 1, तो रिटर्न 1 कर दे। बट इफ़ इट्स 2, लेकिन अगर 2 है, पहले मैसेज शो करे, फर्स्ट शो अ मैसेज एंड देन रिटर्न 2, और तब 2 रिटर्न करें। यू नीड इल्ड टू रिटर्न द वैल्यू इन द सेकेंड केस। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए इल्ड कीवर्ड की ज़रूरत है। इंट नाम इक्वल्स टू 2 लिखा, स्ट्रिंग में रिजल्ट इक्वल्स टू स्विच नाम, ये बता चुकी हूँ कैसे वर्क करता है स्विच एक्सप्रेशन। उसके बाद केस 1 में हमने 1 डाल दिया सिंपल केस बना के। केस 2 में एरो लगा के सिस्टम डॉट पहले केस 2 में क्या प्रिंट करें, कोई क्या मैसेज प्रिंट करें, उसके बाद वैल्यू रिटर्न करे वो इल्ड। तो सबसे पहले क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कराया यू चूज़ 2, तो पहले ये मैसेज शो करेगा और फिर 2 रिटर्न करेगा, 2 ये वैल्यू तब रिटर्न करेगा, और डिफ़ॉल्ट में अदर। तो आउटपुट क्या होगा, यू चूज़ 2, प्रिंट तो ये करा लेकिन रिज़ल्ट क्या आया, 2। ठीक है, ये हमारा होता है इल्ड कीवर्ड। ईजी है, हम इसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट ब्लॉक्स। टेस्ट ब्लॉक्स क्या होते हैं, इन जावा ए टेस्ट ब्लॉक यूजुअली रेफर्स टू ए सेक्शन ऑफ कोड रिटर्न टू टेस्ट वेदर योर कोड वर्क्स प्रॉपरली और नॉट। ये क्या करता है, टेस्ट ब्लॉक क्या है, ये यूजुअली एक सेक्शन होता है कोड का, तो जिसके अंदर हम कुछ टेस्ट केसेस लिखते हैं और वो ये चेक करता है कि हमारा उन टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्क है, जो हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन प्रोग्राम, ये मेन प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते क्योंकि ये क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। बट आर यूज टू वेरीफाई दैट योर मैथड्स और क्लासेस बिहेव एज एक्सपेक्टेड, लेकिन ये चेक करते हैं क्योंकि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, क्या नाम है, टेस्ट ब्लॉक, यानी कि वो ब्लॉक जो टेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या चेक करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा मैथड्स हैं या क्लासेस हैं वो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दे आर कॉमनली रिटर्न इनसाइड, ये किसके अंदर लिखे होते हैं, मेन मेथड के अंदर लिखे होते हैं या फिर जे यूनिट के अंदर, यूनिट टेस्टिंग के लिए। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, यही है हमारा पब्लिक क्लास कैलकुलेटर। हमने एक क्लास बनाई, मेन फंक्शन, मेन कॉल करा, उसके बाद हमने इस मेन में, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, पब्लिक क्लास कैलकुलेटर। हमने एक क्लास बनाई कैलकुलेटर, एक स्टैटिक मेथड बनाया इंट ऐड। अब हमने उसमें 2 पैरामीटर पास कराए ए और बी, और हमें उन ए बी का सम रिटर्न कराना है, ए और बी का। यहाँ तक सिंपल है। अब हमें क्या लगाना है, टेस्ट ब्लॉक लगाने हैं मेन के अंदर। तो हमेशा भी मैंने लिखवाया था कि हम मेन प्रोग्राम के अंदर ही क्या लिखते हैं, टेस्ट ब्लॉक लिखते हैं। तो मेन लिखा हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज़ द टेस्ट ब्लॉक इंट रिजल्ट, ये टेस्ट ब्लॉक है। मेन के अंदर जो भी होता है वो टेस्ट ब्लॉक होता है। तो क्या हो गया, रिजल्ट के अंदर हमने वैल्यू दे दी 5 और 3, यानी कि 5 और 3 8 रिजल्ट आना चाहिए। हेयर द कोड इन द मेन इज़ ए टेस्ट ब्लॉक, जो भी मेन में है वो क्या है, टेस्ट ब्लॉक है। यूज टू टेस्ट फंक्शंस लॉजिक और आउटपुट्स, टेस्ट फंक्शंस का यूज़ करते हैं, लॉजिक का यूज़ करते हैं और आउटपुट का यूज़ करते हैं। ये मैनुअल भी हो सकती है और ऑटोमेटेड भी हो सकता है। जो हमारे टेस्ट ब्लॉक्स हैं वो मैनुअल भी हो सकते हैं और ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। सेकंड लास्ट देखते हैं रिकॉर्ड्स, कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। हम सबको पता है रिकॉर्ड्स का हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है हमें उसको स्टोर कराना है, किसी भी डेटा को स्टोर कराना है तो हम रिकॉर्ड्स का यूज़ करते हैं। रिकॉर्ड्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लासेस इन जावा दैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा, जो कि किस लिए यूज़ करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए, लाइक ए शॉर्टकट टू क्रिएट सिंपल क्लासेस। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, जावा 16 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। इसका सिंटेक्स पता है, पब्लिक कीवर्ड का किसका यूज़ करना है, रिकॉर्ड,
जो हमने रिकॉर्ड है उसका नाम लिखना है पर्सन, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स लेने हैं वो लिखेंगे। जैसे हमें स्ट्रिंग का नेम लेना है और उसका एज लेनी है पर्सन की, वो हमें स्टोर कराना है, तो वो हमने इसके अंदर ले लिया। द पर्पज़ इज़ टू स्टोर डेटा इन ए सिंपल वे। रिकॉर्ड का पर्पज़ क्या होता है कि हमें डेटा को स्टोर करना है एक सिंपल वे में। इट इज़ मेनली यूज टू स्टोर डेटा लाइक एन ऑब्जेक्ट विद सम वैल्यूज़। इसका मेनली सिर्फ यही यूज़ है कि हमें डेटा को स्टोर करना है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया और उसकी कुछ वैल्यूज़ हो गई। जावा विल ऑटोमेटिकली, जैसे हम बनाते हैं, हम कोड लिखते हैं तो हमारे कोड में होता है हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करा है, ऑब्जेक्ट इक्वल, मतलब हमने काफ़ी मेथड्स कॉल करे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, रिकॉर्ड्स के अंदर जावा जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा कंस्ट्रक्टर को, गेटर्स जैसे नेम का ऑप्शन हो गया, एज का ऑप्शन हो गया, इनको, और इक्वल्स को। ये रिकॉर्ड होता है। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है या इसके कोई भी 5 एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो हम ये लिख के आ सकते हैं कि रिकॉर्ड क्या होता है, इसका सिंटेक्स, इसका पर्पज़ क्या होता है, और लास्ट वाला पॉइंट कि जावा जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है कंस्ट्रक्टर को, इक्वल ऑपरेटर को, गेटर को, इसको। तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। अगर हमारे कोई भी फीचर्स आता है तो हम उन फीचर्स को लिख के आ सकते हैं वो कि वो कब इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। जैसे इसमें जावा 16 में हुआ था, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि ये कौन सा फीचर है, ये कौन से वर्जन का फीचर है। जैसे ये जावा 16 का है, जो हमारा टेस्ट ब्लॉक्स था उसका लिख के आ सकते हैं। इल्ड कीवर्ड कौन से का है, तो ये इससे हमारे मार्क्स हमें अच्छे मिल जाते हैं अगर हम ऐसे लिख के आते हैं। तो लास्ट टॉपिक है सील्ड क्लासेस। ये सील्ड क्लासेस क्या होते हैं? सील्ड क्लासेस सबसे पहले जावा 15 में इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन जो स्टेबल हुई थी वो 17 में हुई थी। तो हम लिख के आ सकते हैं कि कब हुई थी, ये जावा 17 में हमारी सील्ड क्लासेस इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। नॉर्मली इन जावा एनी क्लासेस कैन एक्सटेंड अनदर क्लास। नॉर्मली क्या होता है जावा में कि कोई सी भी क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं हम दूसरी क्लास को, अगर वो फाइनल नहीं है। फाइनल में तो नहीं कर सकते हम, लेकिन किसी भी क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बट विथ सील्ड क्लासेस, लेकिन सील्ड क्लासेस के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी क्लासेस को हम एक्सटेंड कराना है, कौन सी को एक्सटेंड नहीं कराना है। द मेन कीवर्ड इज सील्ड। तो मेन कीवर्ड क्या होता है, सील्ड होता है। इमेजिन ए क्लास कॉल्ड व्हीकल। सपोज करो हमने एक क्लास ली है व्हीकल। यू वॉन्ट ओनली कार, बाइक एंड ट्रक टू बी एक्सटेंड इट। हम चाहते हैं कि सिर्फ कार, बाइक और ट्रक ही उसको एक्सटेंड करें और कोई सा भी फीचर्स उसको एक्सटेंड ना करें। क्योंकि नॉर्मली जावा में हम करा सकते हैं किसी को भी एक्सटेंड, लेकिन इसमें क्या है, सील्ड क्लासेस में वो सील हो गई, यानी कि हम सिर्फ अपनी मर्जी से ही उनको क्या करा सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं। पब्लिक कीवर्ड का क्या यूज़ करना है, सील्ड का। क्लास व्हीकल परमिट्स, परमिट्स का कि हमें किस किस को परमिशन देनी है, ठीक है। पब्लिक हमें किसको सील्ड करना है, क्लास को सील्ड करना है, तो सील्ड क्लास। व्हीकल हमने क्लास का नाम लिखा, फिर हमें बताना है किस किस को परमिट कराना है। तो परमिट को किस किस को कराना है, कार को, बाइक को और ट्रक को। तो हमने फाइनल क्लास कार एक्सटेंड व्हीकल, कार किसको एक्सटेंड, व्हीकल को। बाइक भी, क्योंकि हमारी मेन क्लास क्या है, व्हीकल, तो फाइनल क्लास बाइक, बाइक भी फाइनल हो गई, उसको एक्सटेंड कर रही है व्हीकल में। फाइनल क्लास ट्रक एक्सटेंड व्हीकल। तो हमने क्या करना है, एक्सटेंड का यूज़ करना है, एक्सटेंड करना है उनको, और फाइनल कीवर्ड से जो जो हमें क्लासेस एक्सटेंड करनी है उनको फाइनल करना है। दिस मीन्स दैट ओनली कार, बाइक एंड ट्रक कैन एक्सटेंड व्हीकल। इसका मतलब क्या है, इसकी सिर्फ कार, बाइक और ट्रक ही एक्सटेंड कर सकते हैं व्हीकल को, ठीक है। ये हमारी व्हीकल क्या है, क्लास है, और जो जो एक्सटेंड कराने हैं कार, बाइक, ट्रक, वो लिखना है उसके अंदर परमिट्स के बाद। परमिट्स का मतलब है किस किस को परमिशन देनी है एक्सटेंड करने के लिए। फाइनल क्लास के अंदर लिखनी है वो जिसको परमिशन दी है और एक्सटेंड से उसे एक्सटेंड करना है क्लास को, जो हमारी सुपर क्लास है। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है ओप्स की। एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।